हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 साइंस। तो बच्चों ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें और चैप्टरों से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर से ज़्यादातर एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको प्रत्येक फार्मूला ध्यान से पढ़ना है, उसका कंसेप्ट समझना है। तो इस यहाँ पर हम कराने जा रहे हैं जो पेजेस के बीच में जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके आंसर्स और बैक एक्सरसाइज के जो आंसर है हम कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 200, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज्ड पाथ that allows the flow of electric current through it. The component of an electric circuit are battery, plug key and conducting wire. तो बोलने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज पाथ होता है। क्लोज इसलिए बोला गया है क्योंकि क्लोज्ड पाथ में ही ये फ्लो होता है। जैसे ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रिक वायर है, तो इलेक्ट्रिक वायर ये की है, तो की जब ये ऑन होगी तो तभी जाके क्लोज्ड पाथ बनेगा और तभी जाके करंट फ्लो होगा। बाकी के करंट जैसे कि एयर करंट है, एयर करंट में क्लोज पाथ की ज़रूरत नहीं होती। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर करंट फ्लो होता है। और जो वाटर करंट होता है, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ करंट, जो वाटर करंट होता है हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ फ्लो होता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। तो ये तो 3 कंपोनेंट हैं, बैटरी, प्लग की और कंडक्टिंग वायर। ये कंपलसरी जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए चाहिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की डेफिनेशन क्या है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर आपको यूनिट की देखनी है तो यूनिट के लिए हम कूलॉम यानी जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या है? 1 कूलॉम, और टी का लिख देते हैं 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? ये 1 कूलम पर सेकेंड। ये 1 कूलम पर सेकेंड को क्या बोलेंगे हम? 1 एम्पियर। तो ये हो गई यूनिट ऑफ करंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉन में चार्ज है। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। n हमें निकालना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 मल्टी 10⁻⁻19 कूलम होता है। Q इक्वल टू 1 कूलम, और n को एक तरफ रख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 1 कूलम अपॉन 1.6 मल्टी 10⁻⁻19 ये, और ये इसका 1.6 डेसिमल हट जाएगा तो 10 आ जाएगा ऊपर, 16, और 10⁻⁻19 को ऊपर ले आते हैं, 10⁻19 हो गया। और 16 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.625 मल्टी 10⁻19। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 6.25 मल्टी 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 मल्टी 10⁻18, जिसको हम लगभग में लिख सकते हैं 6 मल्टी 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, केवल नाम लेना है। तो ये इनकी वजह से क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है बैटरी या इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है? तो V इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है डबल अपॉन Q। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो 1 जूल पर कूलम, ये 1 वोल्ट का मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? मान लिया कोई कंडक्टर है AB, तो 1 वोल्ट का मतलब हुआ कि A से B तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होता है? 1 जूल वर्क डन। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है?
1 वोल्ट। तो वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज कैरिंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर क्या होता है 1 जूल वर्क डन होता है इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 कूलम चार्ज इन मूविंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। फॉर्मूला हमारे पास V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और W क्या है, W एक्चुअली में क्या है, वर्क डन, अपॉन क्यू क्या है, चार्ज, और ये हो गया वोल्टेज। तो क्या है, अगर वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो इसको डेल्टा ई लिख सकते हैं वर्क को, अपॉन क्यू हो गया, और वी वैल्यू पुट कर लेते हैं 6 वोल्ट, और क्यू की जगह में लिख देते हैं 1 कूलम। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 6 वोल्ट, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मल्टी 1, तो ये क्या हो गया 6 जूल डेल्टा ई। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी 6 जूल, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 209 पेज में, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ द मैटर द कंडक्टर इज मेड ऑफ, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो एल होती है, ये रेजिस्टिविटी रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और द टाइप ऑफ मैटर। अगला क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर कितनी मोटी है, इस पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जैसे कि पतली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा, ये क्या होगा, कम होगा, और ये क्या ज़्यादा, मोर। थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है, रेजिस्टेंस कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और उसमें करंट आराम से मतलब कंडक्ट करेगा। तो इसका आंसर लिख देंगे हम कि करंट विल फ्लो more easily through thick wire, और रीजन आपने क्या दे दिया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगला क्वेश्चन है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो इसका सॉल्यूशन होगा, पहले V इक्वल टू आई आर है। अब ये बोला कि कंडक्टर के अक्रॉस क्या है, दोनों एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाता है, तो करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट मान लें इसका ये हो जाता है, रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम, ये बोल रहा है इक्वेशन नंबर 2। अब ये कर देते हैं डिवाइड इसको, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, V अपॉन V, ये 2 ऊपर आ जाएगा, I अपॉन I डेस्क, R कैंसिल हो जाएगा। तो करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हो जाएगा I डैश इक्वल टू I अपॉन 2, तो करंट विल बिकम हाफ, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है,
Why are the coils of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? तो एलॉय की क्यों बनाई जाती है और प्योर मेटल की क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि एलॉय का क्या होता है, इसका आंसर होगा क्योंकि एलॉय हैज हायर रेजिस्टिविटी। हायर रेजिस्टिविटी, रो मतलब हायर रेजिस्टिविटी कंपेयर्ड विथ प्योर मेटल। तो प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हायर होती है। और क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एलॉय हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूज द डाटा इन टेबल 12.2 द एनसीईआरटी बुक टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर? तो यहाँ पर टेबल देख लेते हैं, आयरन और मरकरी में बेटर कंडक्टर कौन होगा। तो आयरन क्या है, आयरन का रेजिस्टिविटी है यहाँ पे, मरकरी की रेजिस्टिविटी है, मरकरी की रेजिस्टिविटी है कितनी, मरकरी की रेजिस्टिविटी है 94 मल्टी 10⁻⁻8 ओम मीटर। और आयरन की कितनी है, आयरन की रेजिस्टिविटी है 10 मल्टी 10⁻⁸ ओम मीटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लगभग मरकरी की रेजिस्टिविटी 8 टाइम्स है, मोर देन 8 टाइम्स। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी कितनी है, मोर देन 8 टाइम्स। देयरफॉर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पर आयरन का क्या होगा, आयरन विल हैव मोर कंडक्टिविटी। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। आयरन विल हैव मोर कंडक्टिविटी and therefore it will be a better conductor. Therefore it will be better conductor. तो रीजन ये है। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। टेबल को देखना आपने, तो टेबल को देखते हुए सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। रेजिस्टिविटी जिसकी सबसे कम होगी उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और ये सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सिल्वर। इसका आंसर होगा सिल्वर। रीजन आपने देना है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, सबसे कम है, देयरफॉर इट्स कंडक्टिविटी विल बी मोर। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt 5 ohm 8 ohm resistors and 12 ohm resistors and plug की all connected in series। तो आपको ये दिखा देनी है कि बैटरी क्या है, बैटरी है हमारे पास बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt। तो ये 3 बैटरी दिखा दी, 3 सेल दिखा दिए बैटरी के, और 2 volt वोल्टेज है प्रत्येक की, और रजिस्टर दिखा देने हमने सीरीज में। ये हो गया आपका 5 ohm और ये हो गया 8 ohm और ये हो गया 12 ohm। एक प्लग की दिखा लेते हैं और ये बन गया सर्किट। तो ऐसे ही दिखा देना था। अगला क्वेश्चन है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ अबव क्वेश्चन पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड वोल्टामीटर टू मेजर
द वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर्स, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्टामीटर। तो आपको वैसे ही डायग्राम बना देना है जैसे पहले बनाया था है। कर क्या करने को बता रही है, एक एमीटर भी लगाना है सर्किट में। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, जैसे मतलब कि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में, नेगेटिव वाले से कनेक्ट करना है। और वोल्टामीटर हमने अटैच करना है 12 ओम के अक्रॉस, और वोल्टामीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो 12 ओम के इसके साथ हम पैरेलल कनेक्शन लगा देंगे वोल्टामीटर का। इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी है। तो व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्टामीटर। इसके लिए हमें पहले तो नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना है टोटल, 5 प्लस 8 प्लस 12, 25 ओम आ गया। ये तो हुआ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 2 मल्टी 3, तीन सेल हैं 2 वोल्ट के, तो 6 वोल्ट हमारा ये वोल्टेज आ गई। तो अब हमें करंट निकालना है, ओम्स लॉ से निकाल लेते हैं। तो करंट इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। वोल्टेज कितनी है 6 और रेजिस्टेंस है 25। अब 25 से 6 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 0.24 एम्पियर। ये हमारा करंट आ गया, इतना फ्लो हो रहा होगा करंट 0.24 एम्पियर इसमें। और हमें ये एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग ऑफ एमीटर हो जाएगी 0.24 एम्पियर। अब निकालनी है हमें रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर, यानी 12 ओम के अक्रॉस कितना वो होगा वोल्टेज। तो ये निकालने के लिए फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, यानी वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम कितना होगा वोल्टेज, V इक्वल टू IR होता है। तो I मल्टी रेजिस्टेंस, करंट हमारे पास 0.24 है और रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 है 4 28, 2.88 वोल्ट। तो इसका मतलब वोल्टामीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर वो हो जाएगी इतनी 2.88 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 218। वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो कॉर्ड जो होती है इलेक्ट्रिक हीटर की, जो केबल होती है, मतलब ये इलेक्ट्रिक हीटर है, मान लिया ये इलेक्ट्रिक हीटर है और एक कॉर्ड है, और ये जो प्लग पे लगी रहती है ये कॉर्ड है। ये क्यों ग्लो नहीं होती, जबकि ये ग्लो और रेडिश हो जाता है जो हीटर का हीटिंग एलिमेंट। तो उसका कारण है क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो फिलहाल यहाँ तो लिख देना आपको, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ हाई रेजिस्टेंट मटेरियल लाइक नाइक्रोम। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, द हाई रेजिस्टेंस causes significant electrical energy to be converted into heat and light, making it glow. The cord is made of low resistant material, typically copper or aluminum, designed to conduct electricity efficiently without much resistance. As a result, little heat is generated in the cord. अब question number 2, compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. तो इसका सॉल्यूशन होगा
तो हमें क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है 96,000 कूलम और वोल्टेज दे रखी है 50 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड यानी कि H इक्वल टू जो जूल्स हीट इक्वेशन है क्या है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। लेकिन यहाँ पर करंट रेजिस्टेंस हमें दे नहीं रखा, तो इसको V मल्टी I मल्टी T भी हो सकता है। तो वोल्टेज कितनी है 50, करंट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो करंट क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो हमें चार्ज भी दे रखा है 96,000 कूलम और टाइम दे रखा है कितना, 1 आवर। तो 1 आवर को हम 60 मल्टी 60, 1 आवर क्या होता है 60 मल्टी 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 160 और किससे कट रहा है 2 से। तो यह जगह हमारे 80/3 एम्पियर। तो हीट जनरेटेड क्या हो जाएगी, वोल्टेज है 50, करंट आ गया हमारा 80/3 और टाइम कितना है 60 मल्टी 60, एन आवर मीन 60 मल्टी 60। अब ये कट जाएगा 20 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर जूल में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 1000 और ये हो गया 4800, यानी ये आ जाएगा 48 मल्टी 10⁵, यानी इसको लिख सकते हैं 4.8 मल्टी 10⁶ जूल। तो ये आ गई हमारी हीट जनरेटेड। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंट 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। तो इलेक्ट्रिक आयरन का हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक आयरन का हमें दे रखा है रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम और करंट दे रखा है 5 एम्पियर और हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, यानी टाइम दे रखा है हमें 30 सेकेंड। तो क्या होगा, जूल्स इक्वेशन लगा देते हैं, हीट इक्वेशन H इक्वल टू I स्क्वायर RT। I कितना है 5 स्क्वायर, R कितना है 20, T हमारा 30 हो गया, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं 15,000 जूल आंसर। तो इतनी हीट जनरेट होगी। पेज नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी डिलीवर्ड बाय ए करंट। तो उस रेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है P मल्टी टाइम। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। तो रेट क्या होगा डिलीवर्ड बाय द करंट, वो क्या होता है P इक्वल टू E/T होता है। तो एनर्जी किस रेट पे डिलीवर्ड की जाती है वो पावर कहते हैं उसको। बोलने का मतलब क्या है, जब मान लिया कोई हीटर है, अब हीटर में क्या लिखा है, मान लिया 1000 वाट, तो 1000 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है इसकी रेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की को कंज्यूम करेगा 1000 वाट पर आवर के हिसाब से करेगा। 1000 वाट का मतलब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन।
तो इलेक्ट्रिक मोटर का करंट कितना लेती है? करंट है हमारे पास 5 एम्पियर और वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर, तो हमें पावर डिटरमाइन करनी है और एनर्जी भी कंज्यूम कितनी होती है वो निकालनी है, एनर्जी भी निकालनी है। उसके लिए हमें टाइम दे रखा है, टाइम है कितना? 2 आवर। तो हम निकालते हैं पहले पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है V मल्टी आई। वोल्टेज भी हमें दे रखी है 220 और करंट भी दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1100 वाट। पावर तो ये आ गई। अब हमें क्या निकालनी है? एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर मल्टी टाइम। तो पावर कितनी है? इसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो क्या हो गया? 1.1 किलोवाट हो गया, 1.1 किलोवाट। और टाइम को आवर ही रहने देते हैं, 2 आवर। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 2.2 किलोवाट आवर। तो एनर्जी कितनी आ गई? 2.2 किलोवाट आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 221. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then ratio R upon R dash is. तो बोलने का मतलब है कि कोई वायर है और इस वायर के 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। अब पूरे वायर का रेजिस्टेंस दे रखा R, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R अपॉन 5। अब ये जो है, ये जितने पीसेज हैं इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है और इनका हमें नेट रेजिस्टेंस दे रखा R डैश। तो कैसे निकलेगा? इसका सॉल्यूशन होगा 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R अपॉन 5, और 5 है ये, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 25 अपॉन R, 1 अपॉन R डेस्क। R को इधर ले आते हैं, R अपॉन R डेस्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 1। यानी रेशियो क्या होगा R और R डेस्क का? 25 रेशियो 1, यानी 25 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट? तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। P इक्वल टू आई स्क्वायर R होता है, ये नहीं होता। P इक्वल टू वी आई भी होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R भी होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे B होगा, जो क्रॉस वाला है, तो ये आंसर होगा B। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो पावर कंज्यूम कैसे निकालेंगे? अब जो बल्ब है, बल्ब का जो चीज़ चेंज नहीं होगी वो क्या होगा? रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो वो निकाल लेते हैं। हमें क्या दे रखा? पावर दे रखी है 100 वाट और वोल्टेज कितनी है? 220। तो यहाँ पर से हम क्या निकाल लेते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो R इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P। तो V कितना है? 220 मल्टी 220 अपॉन P कितना है? 100 वाट। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया आंसर? 22 दूनी 44 का 4 हासिल 4, 22 दूनी 44 का 4 48, यानी 484 ओम। ये तो आ गया रेजिस्टेंस बल्ब का। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अब जो है वोल्टेज क्या हो गई? वोल्टेज मॉडिफाइड वोल्टेज बोल सकते हैं इसको। मॉडिफाइड वोल्टेज अब कितना हो गया? 110 वोल्ट। तो अब पावर कंज्यूम कितनी होगी? फॉर्मूला वही लगेगा। अब पावर वी स्क्वायर अपॉन आर हमारा अब की बार आ चुका है, तो वी की जगह में वैल्यू लग देते हैं 110 मल्टी 110 अपॉन में आ रहा है 484
और 11 से काट देते हैं, 11 10 जा 44 हो जाएगा, 11 10 जा और ये 4 हो जाएगा, और 100/4 कितना हो गया 25। तो 25 वाट। तो जब इसको ऑपरेट किया गया 110 वोल्ट में तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा 25 वाट। हमारा आंसर आ जाएगा डी। टू conducting wires of the same material and of equal lengths and diameters are first connected in series and then parallel in circuit across same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। मटेरियल दोनों वायर क्या हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगी, ऑफ इक्वल लेंथ्स, और लेंथ भी इक्वल है, और डायमीटर क्या है, एंड डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, और डायमीटर भी सेम है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम होगा दोनों का। तो फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब हमें खाली क्या देखना है कि पहले इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। मान लिया दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है, लेट रेजिस्टेंस ऑफ बोथ वायर्स R1, रेजिस्टेंस ऑफ बोथ वायर इज R। तो नेट रेजिस्टेंस दोनों का कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज का, टोटल रेजिस्टेंस यानी सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हो गया, टोटल रेजिस्टेंस यानी सीरीज का हमने कितना हो गया R + R 2R हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं जब ये पैरेलल कनेक्ट किए गए, तब कैसे निकालते हैं, 1/RP 1/R दोनों का सेम है तो 2 हो गया, 2/R यानी RP = कितना हो जाएगा R/2। अब दोनों का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज। तो पहले सीरीज लिखा है तो सीरीज वाला लिखेंगे, तो सीरीज का नेट रेजिस्टेंस कितना RS और पैरेलल का RP, दोनों का रेशियो कितना होगा, तो सीरीज का कितना है 2R और इसका कितना है R/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 और R से R कैंसिल, तो कितना होना चाहिए आंसर 4:1। तो ये आंसर हो जाएगा डी। हाउ इज द वोल्टामीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लिया 2 पॉइंट के बीच में सर्किट में आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आपको वोल्टामीटर कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे अगर वोल्टेज सोर्स ऐसे है तो दोनों पॉइंट के बीच वोल्टामीटर आपको पैरेलल लगा देना है, वोल्टामीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर 0.5 mm and a resistivity of 1.6 × 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालना है इसमें लेंथ ऑफ वायर, और हमें दे रखा डायमीटर वायर का। तो डायमीटर दे रखा हमें 0.5 mm। तो सबसे पहले तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस यानी R 0.5/2 यानी 0.25 mm। इसका मीटर बना लेते हैं ऐसा स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए, 0.25 × 10⁻³ मीटर, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं 2.5 × 10⁻⁴ मीटर। रेजिस्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी दे रखी है हमें 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द वायर, और रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 10 ओम
R इक्वल टू 10 ओम, तो फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला, R इक्वल टू रो L अपॉन A। इसके लिए हमें पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, A इक्वल टू पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई R कितना है 2.5 मल्टी 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 22/7 2.5 का स्क्वायर यानी 6.25 मल्टी 10⁻⁸, ये इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। रो हमें दे रखा है 1.6 मल्टी 10⁻⁸ ओम मीटर, और मल्टीप्लाई L अपॉन में A कितना है 22/7 मल्टीप्लाई 6.25 मल्टी 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, और R है 10 ओम। 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा, और 7 हमारा ऊपर आ जाएगा ऐसे 1.6 मल्टी 7, और L अपॉन में 22 मल्टी 6.25, और ये है 10। L को एक तरफ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 मल्टी 22 मल्टी 6.25 अपॉन में 1.6 मल्टी 7, और ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 220 मल्टी 6.25 अपॉन में 1.6 मल्टी 7। डेसिमल हटा लेते हैं, ऊपर आ जाएगा हमारा 220 मल्टी 625 अपॉन में 112, और ये 10 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करके लगभग 122.7 मीटर। तो ये आ गया वायर की लेंथ। अब हमें अगले पार्ट में क्या पूछ रहा, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो डायमीटर अगर डबल होगा, डायमीटर डबल्ड मीन रेडियस विल ऑल्सो डबल्ड, रेडियस भी डबल होगी। तो पहले केस में जो है रेजिस्टेंस कितना था, पहले केस में R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो ये हो जाएगा रो L अपॉन पाई R स्क्वायर था। और अब ये बता रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये बता रहा कि रेडियस क्या हो जाती है, मतलब डायमीटर डबल हो जाता, मतलब रेडियस भी डबल होगी। तो रेडियस डबल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रो L अपॉन, ये नीचे हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, अभी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जब रेडियस डबल हो गई तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा हमारा R अपॉन R डैश, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा 4/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/4, यानी पहले का 1/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 7।
the values of the current I flowing in a given registers for the corresponding values of potential difference V across the register are given below. Plot a graph between V and I and calculate the resistance. तो ग्राफ क्या करना आपको, ऐसे ही कैलकुलेट करके जो है ये देख लेना आपको। ये स्केल मान लो कोई भी, ऐसे करके मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 14। तो ये वोल्टेज हो गई। और इसी प्रकार करंट आपको दिखा देना इस साइड में, इसको ऐसे करके दिखा लीजिए आप। करंट को 0.5, 1, 1.5 ऐसे करके दिखा देना और आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, सीधे ऐसे दिखा देना। अब क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस निकालना है आपको इसका। तो ये ऑब्जर्वेशन जो ले रखे हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की भी एक टेबल बना लेते हैं इधर। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, वोल्टेज दे रखी 1.6 और करंट दे रखा है ये। तो 1.6 अपॉन V इक्वल टू, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I। तो 1.6 अपॉन 0.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3.2 आ गया ओम। इसी प्रकार यहाँ भी निकाल लेते हैं, 3.4 अपॉन 1, 3.4 ओम आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा ऑब्जर्वेशन आगा 6.7 और 2 कितना आ जाएगा, 3.35 ओम। और यहाँ पर हो जाएगा 10.2 अपॉन 3.4 ओम। और लास्ट ऑब्जर्वेशन ये जो हो जाएगा हमारा 13.2 अपॉन 4, 3.3 ओम। अब इन सब का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज ही रेजिस्टेंस होगा ऑब्जर्वेशन का। 3.2 प्लस 3.345, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 16.65, जो कैलकुलेट करके आ जाएगा 3.33 ओम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया एवरेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर्स, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. तो बैटरी क्या है, 12 वोल्ट की है, वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट, और करंट क्या है, रेजिस्टेंस अननोन है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। करंट है हमारा 2.5 मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर बना लेते हैं। 2.5 मल्टी 10⁻³ एम्पियर। और अब ओम्स लॉ लगा लेते हैं। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR। I कितना है, 2.5 मल्टी 10⁻³ एम्पियर। रेजिस्टेंस हमें निकालना है और वोल्टेज हमें दे रखी है 12 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 12 अपॉन 2.5 मल्टी 10⁻³ तो डेसिमल हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4.8 हो जाएगा। 10⁻³ को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारा इतना ओम, यानी रेजिस्टेंस कितना आ गया, अननोन जो रेजिस्टेंस था वो आ गया हमारा 4.8। क्वेश्चन नंबर 9। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम एंड 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर।
तो सारे जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम फ्लो होता है सब जगह। तो हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा टोटल। सीरीज में जो कनेक्टेड हैं रजिस्टर्स, इनका नेट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 प्लस R5, 0.2 ओम प्लस 0.3 प्लस 0.4 0.5 12। ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14, 1.4 प्लस 12 यानी कितना आ गया 13.4 ओम। नेट रेजिस्टेंस आ गया। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम। तो वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज दे रखी है हमें 9 वोल्ट है। अप्लाइंग ओम्स लॉ अप्लाई करने पर क्या होगा, वोल्टेज इक्वल टू I मल्टी रेजिस्टेंस। तो करंट आ जाएगा हमारा I इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज है 9 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 13.4। तो लगभग जो है ऑलमोस्ट 0.67 एम्पियर करंट फ्लो होगा। यही टोटल करंट होगा सर्किट में और वही करंट जो है 12 ओम से पास आउट होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 लाइन, मतलब 220 वोल्ट लाइन। तो बोलने का मतलब क्या है, हमें इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा कि 220 वोल्ट की कोई लाइन है, 220 वोल्ट की लाइन है ये, और इससे कनेक्टेड है रजिस्टर्स। और प्रत्येक रजिस्टर जो है, प्रत्येक रजिस्टर की वैल्यू क्या है 176 ओम। मान लिया ऐसे ऐसे रजिस्टर कितने हैं, n है, n रजिस्टर ऐसे, ये सारे इसके साथ पैरेलल कनेक्टेड हैं और आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर। और 5 एम्पियर क्या है, मैक्सिमम करंट है। ये दे रखा में हमें कितने रजिस्टर ऐसे होंगे वो निकालने। तो हम लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स और n। अब पैरेलल कनेक्टेड है तो सारे रजिस्टर जितने होंगे सबके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, 220 वोल्ट सेम वोल्टेज होगी। यानी वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज 220 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है। पावर कंजप्शन कितनी होगी, पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रजिस्टर कितनी होगी, V स्क्वायर अपॉन R होता है फॉर्मूला। तो V कितना है 220, R है 176। तो इसको एज इट इज रख लेते हैं अभी। अब निकालते हैं सर्किट की टोटल पावर कंजप्शन कितनी है, पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, यानी टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर है। वही फॉर्मूला सेम लगेगा, V मल्टी I।
वोल्टेज मल्टी करंट, वोल्टेज है 220, करंट है 5, ये हो जाएगा 1100 वाट। तो पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रजिस्टर ये थी, तो n रजिस्टर के द्वारा कितनी पावर कंज्यूम की गई होगी, पावर, ये हो जाएगा पावर कंज्यूम्ड ऑल रजिस्टर्स इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट, पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। तो ये हो जाएगा, एक रजिस्टर इतनी पावर कंज्यूम करता है, तो n रजिस्टर कितना करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट क्या है 1100, ये दोनों इक्वल होंगे। तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1100 मल्टी 176 अपॉन 220 मल्टी 220, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 11 2 जाइए और 2 से काट देते हैं इसको, 88, 22 से 88 कट गया 4 टाइम्स, तो n इक्वल टू 4 आ गया। तो जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा था हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स, तो देयर विल बी 4 रजिस्टर्स। तो ये आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। तो रेजिस्टेंस एक रजिस्टर का है 6 ओम और 3 रजिस्टर है हमारे पास, तो इनको कैसे कनेक्ट करेंगे हम कि नेट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए 9 ओम। तो अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं 6 ओम के 3 रजिस्टर, तो क्या हो जाएगा 18 ओम। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ट्रायल बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन करना है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 3 मल्टी 6 यानी कितना हो गया 18 ओम। और अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करके क्या हो जाएगा 1/6 1/6 1/6 यानी 3/6 यानी RP इक्वल टू 2 होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, तो हम ये कर सकते हैं ट्रायल बेसिस पे 2 रजिस्टर को हम क्या कर देते हैं पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, और एक रजिस्टर को हम क्या करेंगे इन दोनों रजिस्टर के सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम 6 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस RP में लेंगे, यानी पैरेलल में क्या हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा जो पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस है 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो गया 2/6 1/RP। तो RP हो जाएगा हमारा कितना 6/2 यानी कितना हो गया 3 ओम, और 6 ओम के साथ कनेक्ट करके क्या हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा। अभी दोनों का क्या हो गया नेट रेजिस्टेंस 3 ओम हो गया और ये 6 ओम। तो नेट कितना हो गया, नेट रेजिस्टेंस इस केस में नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 + 3 9 ओम। तो इसका मतलब 2 रजिस्टर हमने पैरेलल में लगा देना है और उनके साथ एक रजिस्टर सीरीज में लगा देना है। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले का क्या देखना आपको, अब ये तो ट्राई कर चुके हम, अब हम क्या करेंगे, तीनों तो पैरेलल में हो नहीं सकते, हम ये करते हैं अरेंजमेंट इसका कि 2 रजिस्टर को लगा लेते हैं सीरीज में और तीसरे रजिस्टर को लगा देते हैं इनके पैरेलल।
अब देखते हैं चेक करके। ये हो गया 6 ओम, 6 ओम। तो सीरीज में कनेक्ट करके कितना आ गया, इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये 12 ओम हो जाएगा और ये ऑल पैरेलल में है 6 ओम। अब इनका नेट निकाल देते हैं रेजिस्टेंस। 1/12 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 12, 3/12। तो इस केस में क्या हो गया, RP इक्वल टू 4 ओम हो गया। तो सेकेंड वाले का आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो लाइन कितनी है, 220 वोल्ट की है और इसके अक्रॉस हमें क्या है, बल्ब लगाने हैं जो कि पैरेलल कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो कुछ ऐसा होगा। ये सारे बल्ब क्या हैं, पैरेलल हैं। और मान लिए ये बल्ब कितने हैं, n है, तो n बल्ब हैं और टोटल करंट कितना है, 5 एम्पियर और प्रत्येक बल्ब की रेटिंग दे रखी है 10 वाट, यानी वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब कितनी होगी, 220 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है। और पावर तो हमें दे रखी है, पावर ऑफ ईच बल्ब 10 वाट है। क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है तो टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब्स कितनी होगी, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। जब पैरेलल में कनेक्टेड होगी तो सबकी पावर दे रखी होगी, तो क्या होता, टोटल पावर ऐसे निकालते हैं जितने भी बल्ब हैं n बल्ब तक। अब सबकी पावर क्या है, 10 है, 10 प्लस 10 प्लस n बल्ब, तो कितना हो जाएगा, 10n वाट। टोटल पावर ऑफ सर्किट क्या हो जाएगी, पावर ऑफ सर्किट यानी पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट V मल्टी आई, यानी V कितना है 220, I कितना है हमें दे रखा 5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1100 वाट। अब ये और ये क्या है, सेम है। बल्ब जो पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, तो हम 10n इक्वल टू 1100 कर देते हैं, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 110 बल्ब्स आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are currents in three cases? तो जो यह इसका सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन में ये बता रहा कि अगर पहला केस है, आपको ये इंडिविजुअल कनेक्ट करना है 220 वोल्ट लाइन से। पहला केस है 220 वोल्ट लाइन से एक रजिस्टर हमें कनेक्ट करना है और वोल्टेज है 220। तो इस केस में करंट कितना फ्लो होगा वो निकालना है।
पहले केस में सपोज करो I1 करंट फ्लो होता है, तो रेजिस्टेंस तो हमें दे रखा, रेजिस्टेंस 24 ओम और वोल्टेज है 220 वोल्ट। ओम्स लॉ लगा लेते हैं, V इक्वल टू IR, तो वोल्टेज है 220 और I1 मल्टी रेजिस्टेंस क्या है 24, तो I1 हो जाएगा हमारा 220/24, जो कि डिवाइड करके आ जाएगा हमारा कितना 9.2 एम्पियर। तो ये पहले केस में तो 9.2 एम्पियर फ्लो होगा करंट। सेकंड केस में क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट केस, सेकंड केस में होगा, सेकंड केस में बता रहा कि सीरीज में कनेक्ट करना दोनों को, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। यह है 24 ओम। तो अब की बार रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल, अब की बार रेजिस्टेंस हो जाएगा 24 ओम प्लस 24 ओम यानी 48 ओम, और वही अप्लाई करना आपको ओम्स लॉ, V इक्वल टू I2। इस केस में I2 करंट फ्लो होता है, I2 मल्टी R, I2 निकालना हमें, रेजिस्टेंस 48 हो गया, वोल्टेज वही है 220, तो I2 हो जाएगा हमारा 220/48 और ये डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 4.6 एम्पियर। थर्ड केस में क्या बता रहा कि तीनों को पैरेलल कनेक्ट, दोनों को पैरेलल कनेक्ट करना है, 24 ओम और ये पैरेलल कनेक्ट कर दिया 24 ओम। और क्या है 220 वोल्ट वोल्टेज, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R 1/24 प्लस 1/24 इक्वल टू हो जाएगा 2/24, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना 20, मतलब R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24/2 यानी 12 ओम। अब क्या निकाल देना है, करंट निकाल देना है, तो करंट I3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, I3 इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता, तो वोल्टेज कितनी है 220/12 और ये डिवाइड करके आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 18.3 एम्पियर आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। तो पहला केस दे रखा है 6 वोल्ट बैटरी है, यह है 6 वोल्ट बैटरी और ये कनेक्टेड है 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स जो सीरीज में हमें दे रखे हैं। ये 1 ओम है और ये 2 ओम। पावर कंज्यूम्ड, पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर निकालना हमें, तो ये वोल्टेज पहली बात है 1 ओम और 2 ओम में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, जिस हिसाब से इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो इसके लिए हमें करंट निकालना पड़ेगा पहले। तो फर्स्ट केस में करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस पहले केस में हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 3 ओम। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज 6 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाएगा, इस केस में करंट कितना होगा, करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी वोल्टेज कितनी है 6
रेजिस्टेंस है 3, तो 2 एम्पियर करंट होगा इसमें फ्लो। अब निकालते थे वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, इस केस में क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, यानी I मल्टी आर नेट रेजिस्टेंस। यहां पे R का मतलब ये है 3 ओम। तो वोल्टेज तो दे रखी है 6, तो I इक्वल टू तो हमारा आ चुका है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर 2 ओम होगा, तो कितना हो गया 4, तो 4 वोल्ट 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज हो गई। अब हमें निकालनी है पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो V वोल्टेज तो हमारी आ गई कितनी 4 मल्टी 4, और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, मतलब 2 ओम का रजिस्टर है तो 2 रेजिस्टेंस होगा उसका, तो कितना हो गया 8 वाट। दिस इज द पावर यूज्ड बाय 2 ओम रजिस्टर्स हियर इन दिस केस। सेकंड केस में क्या होगा, 4 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी इस केस में 4 वोल्ट की है, जो कि 2 पैरेलल रेजिस्टर्स हैं उनसे कनेक्टेड है। तो ये 12 ओम हो गया और ये 2 ओम। तो इस केस में आपको निकालना है पावर कंज्यूम्ड इन 2 ओम, तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर क्या होगा 4 वोल्ट ही होगी, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, तो 2 ओम और 12 ओम के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगी, और रेजिस्टेंस हमें दे रखा 2, तो पावर यूज्ड बाय 2 ओम रजिस्टर कितना होगा इस केस में, V स्क्वायर अपॉन R सेम। वोल्टेज क्या होगी 4 ही होगी इसमें, 4 मल्टी 4, रेजिस्टेंस 2 दे रखा है, तो इस केस में भी जो है 8 वाट पावर होगी कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो सप्लाई क्या है 220 वोल्ट है, और 2 lamps, one rated 100 watt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel. अब क्या है कि दोनों पैरेलल हैं, तो यहां पर ये क्या है 2 लैंप हैं, एक लैंप क्या है 100 वाट का और दूसरा है 60 वाट का, दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगी 220 की। हमें निकालना है ये करंट ड्रॉन बाय द सर्किट। तो हम क्या है, हमें वोल्टेज तो अक्रॉस दे रखी है 220, प्रत्येक बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी 220, तो सॉल्यूशन होगा वोल्टेज अक्रॉस 100 वाट बल्ब क्या होगी 220, और 60 वाट के एंड अक्रॉस 60 वाट
वो भी क्या होगी, 220 वोल्ट होगी। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मान लिया सपोज करो कि यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रहा, I1 100 वाट बल्ब, I1 करंट फ्लो हो रहा, और 60 वाट जो बल्ब है उसके थ्रू I2 करंट फ्लो हो रहा। तो वोल्टेज हमें दे रखी, पावर तो दे रखी 100, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज मल्टी करंट। तो पावर यानी 100 बल्ब का जो 100 बल्ब है उसकी पावर क्या है, मान लिया P100 मांग लेते हैं, और वोल्टेज तो दे रखी है, वोल्टेज उसके अक्रॉस कितनी है, मतलब ये वोल्टेज तो सेम ही है, और करंट क्या है I1। P100 हमारा 100 वाट है, वोल्टेज 220, तो इसके थ्रू I1 करंट जो फ्लो हो रहा है कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू 100/220, तो ये आ गया 5/11 एम्पियर। इसी प्रकार 60 वाट का बल्ब जो होगा, वोल्टेज सेम है, करंट I2 फ्लो हो रहा, तो कितना हो जाएगा, ये 60 वाट हो गया, वोल्टेज 220 है, तो I2 करंट कितना हो जाएगा, 60/220, 3/11। अभी टोटल करंट जो I1 है, ये जो है आगे जाके I1 और I2 में स्प्लिट अप हो गया, तो क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, 5/11 प्लस 3/11, ये हो गया 8/11, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट लगभग 0.73 एम्पियर। तो ये हमारा करंट आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो ये निकाल लेते हैं, यानी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमें दे रखा पावर 250 वाट और टाइम दे रखा, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई, यानी इसकी एनर्जी टीवी सेट की मान लेते हैं ETB, तो टीवी सेट के द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टी टाइम। तो पावर कितनी है, पावर है 250 वाट, मल्टी टाइम कितना है 1 आवर। तो ऐसा करते हैं 250 वाट, ये 1 आवर को 60 × 60 कर लेते हैं, ये सेकेंड हो गया, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 लाख जूल, इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब इसका निकालते हैं टोस्टर का, टोस्टर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये हो जाएगा 1200 और 10 मिनट्स, ये टाइम हो गया। 10 मिनट्स को हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 10 मल्टी जगह 10 × 60, 1200 × 600, तो ये हो जाएगा 72, तो 7,20,000 जूल। तो इसका मतलब एनर्जी कंजप्शन किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, टीवी सेट की। तो टीवी सेट विल यूज मोर एनर्जी। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 एम्पियर करंट फ्रॉम द
सर्विस मीन्स 2 hours. कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर. तो रेट कौन सा होता है एनर्जी को कंज्यूम करने का, जो रेट होता है उसको पावर बोलते हैं. तो पावर एक्चुअली इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड. इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm. रेजिस्टेंस कितना है इसका? रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक हीटर का 8 ohm. और करंट कितना ड्रॉ करता है ये? करंट है 15 एम्पियर. और टाइम दे रखा है कितना? 2 hour. तो हमें क्या निकालना है इसका? पावर निकालना एक्चुअली में. तो एनर्जी निकाल लेते हैं. तो पावर इक्वल टू क्या होता है? E/T. यहाँ पे हीट एनर्जी से मतलब है क्योंकि हीटिंग एलिमेंट है, तो एनर्जी हीटिंग के फॉर्म में निकलेगी. तो क्या होगा? जूल्स इक्वेशन लगेगी. तो क्या होता? I² RT अपॉन में T. तो T से T कैंसिल, और I है हमारा 15 मल्टी 15 हो जाएगा, मल्टी R है 8, तो ये हो जाएगा 225 मल्टी 8. तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 1800 वाट इज द आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स. तो ये सबके आंसर आपको एक्सप्लेन करके देने हैं. तो इनका एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे दे देना है. व्हाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स. इसका आंसर होगा टंगस्टन इज यूज्ड एज ए फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज इट हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट and appropriate electrical resistivity, allowing it to glow brightly without melting or breaking under high temperature. तो ये ग्लो टंगस्टन इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, इसकी जो एक तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ग्लो होने के लिए कम से कम किसी भी मेटालिक फिलामेंट को कम से कम 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना पड़ता है? हीटेड होना पड़ता है. और ये कैपेसिटी केवल टंगस्टन में होती है, इसलिए टंगस्टन को इस्तेमाल किया जाता है. बी वाला है. वाई आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल. तो इसका आंसर होगा कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एलॉयज रेदर देन प्योर मेटल्स बिकॉज एलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर टू द प्योर मेटल, allowing them to produce heat efficiently without melting or deforming under high temperatures. अगला क्वेश्चन है why is series arrangement not used for domestic circuits. तो इसका आंसर है a series arrangement is not used in domestic circuits because of one appliance or device stops working or is turned off. It will break the entire circuit. अगर एक भी डिवाइस क्या होगी? ऑफ हो गई, तो सारा सर्किट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा. बाकी की डिवाइसेस भी ऑफ हो जाएंगी, इसलिए सीरीज में नहीं लिखाई जाता. एंड ऑल अदर डिवाइसेस विल स्टॉप वर्किंग टू. इन अ सीरीज सर्किट द करंट फ्लोज थ्रू ऑल डिवाइसेस वन आफ्टर द अदर, सो अ फॉल्ट इन वन डिवाइस अफेक्ट्स द होल सिस्टम. इन कंट्रास्ट पैरेलल सर्किट्स आर यूज्ड इन होम्स बिकॉज इफ वन डिवाइस फेल्स द अदर कंटिन्यू टू वर्क. डी वाला है. हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. दिस मीन्स दैट एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे इंक्रीज होता है, जैसे ये मोटी वायर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है. और जो पतली वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है.
ई पार्ट है, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो कॉपर और एल्यूमिनियम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसका रीजन क्या है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स with low resistance, allowing efficient current flow. Copper offers better conductivity, while aluminum is higher and cheaper, making it cost effective or long distance transmission. Both metals are durable and resistant to corrosion. एक रीज़न ये भी होता है कि कॉरोजन नहीं होता दोनों मेटल्स का, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनकी अवेलेबिलिटी भी जो है अर्थ में पूरी तरह से है, तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर कितना हो जाएगा, V² अपॉन R। तो V वोल्टेज तो हमारी आ गई कितनी, 4 × 4, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, मतलब 2 ओम का रजिस्टर है तो 2 रेजिस्टेंस होगा उसका, तो कितना हो गया, 8 वाट। दिस इज द पावर यूज्ड बाय 2 ओम रजिस्टर्स हियर इन दिस केस। सेकंड केस में क्या होगा, 4 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी इस केस में 4 वोल्ट की है, जो कि 2 पैरेलल रेजिस्टर्स हैं उनसे कनेक्टेड है। तो ये 12 ओम हो गया और ये 2 ओम। तो इस केस में आपको निकालना है पावर कंज्यूम्ड इन 2 ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर क्या होगा, 4 वोल्ट ही होगी, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। तो 2 ओम और 12 ओम के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगी, और रेजिस्टेंस हमें दे रखा 2। तो पावर कंज्यूम्ड, पावर यूज्ड बाय 2 ओम रजिस्टर कितना होगा इस केस में, V² अपॉन R सेम। वोल्टेज क्या होगी, 4 ही होगी इसमें, 4 × 4, रेजिस्टेंस 2 दे रखा है, तो इस केस में भी जो है 8 वाट पावर होगी कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो सप्लाई क्या है, 220 वोल्ट है, और 2 लैम्प्स, one rated 100 watt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel. अब क्या है कि दोनों पैरेलल हैं। तो यहां पर ये क्या है, 2 लैंप हैं। एक लैंप क्या है 100 वाट का और दूसरा है 60 वाट का। दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगी 220 की। हमें निकालना है ये करंट ड्रॉन बाय द सर्किट। तो हम क्या है, हमें वोल्टेज तो अक्रॉस दे रखी है 220, प्रत्येक बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी 220। तो सॉल्यूशन होगा वोल्टेज अक्रॉस 100 वाट बल्ब क्या होगी 220, और 60 वाट के एंड अक्रॉस 60 वाट वो भी क्या होगी 220 वोल्ट होगी। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे,
मान लिया सपोज करो कि यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रहा, I1 100 वाट बल्ब, I1 करंट फ्लो हो रहा, और 60 वाट जो बल्ब है उसके थ्रू I2 करंट फ्लो हो रहा। तो वोल्टेज हमें दे रखी, पावर तो दे रखी है 100, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज मल्टी करंट। तो पावर यानी 100 बल्ब का जो 100 बल्ब है उसकी पावर क्या है, मान ले P100 मांग लेते हैं, और वोल्टेज तो दे रखी है, वोल्टेज उसके अक्रॉस कितनी है, मतलब ये वोल्टेज तो सेम ही है, और करंट क्या है I1। P100 हमारा 100 वाट है, वोल्टेज 220, तो इसके थ्रू I1 करंट जो फ्लो हो रहा है कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू 100/220, तो ये आ गया 5/11 एम्पियर। इसी प्रकार 60 वाट का बल्ब जो होगा, वोल्टेज सेम है, करंट I2 फ्लो हो रहा, तो कितना हो जाएगा, ये 60 वाट हो गया, वोल्टेज 220 है, तो I2 करंट कितना हो जाएगा, 60/220, 3/11। अब ये टोटल करंट जो I1 है, ये जो है आगे जाके I1 और I2 में स्प्लिट अप हो गया, तो क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, 5/11 प्लस 3/11, ये हो गया 8/11, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट लगभग 0.73 एम्पियर। तो ये हमारा करंट आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो ये निकाल लेते हैं, यानी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमें दे रखा पावर 250 वाट और टाइम दे रखा, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई, यानी इसकी एनर्जी टीवी सेट की मान लेते हैं ETB, तो टीवी सेट के द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टी टाइम। तो पावर कितनी है, पावर है 250 वाट, मल्टी टाइम कितना है 1 आवर। तो ऐसा करते हैं 250 वाट, ये 1 आवर को 60 × 60 कर लेते हैं, ये सेकेंड हो गया, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 लाख जूल, इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब इसका निकालते हैं टोस्टर का, टोस्टर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये हो जाएगा 1200 और 10 मिनट्स, ये टाइम हो गया। 10 मिनट्स को हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 10 मल्टी जगह 10 मल्टी 60, 1200 मल्टी 600, तो ये हो जाएगा 72, तो 7,20,000 जूल। तो इसका मतलब एनर्जी कंजप्शन किसकी ज़्यादा होगी, इसकी टीवी सेट की। तो टीवी सेट विल यूज मोर एनर्जी। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm ड्रॉस 15 एम्पियर करंट फ्रॉम द सर्विस means 2 hours, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो रेट कौन सा होता है, एनर्जी को कंज्यूम करने का जो रेट होता है उसको पावर बोलते हैं।
तो पावर एक्चुअली इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। रेजिस्टेंस कितना है इसका? रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक हीटर का 8 ओम, और करंट कितना ड्रॉ करता है ये? करंट है 15 एम्पियर, और टाइम दे रखा है कितना? 2 आवर। तो हमें क्या निकालना है? इसका पावर निकालना एक्चुअली में। तो एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन टी। यहाँ पे हीट एनर्जी से मतलब है, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट है तो एनर्जी हीटिंग के फॉर्म में निकलेगी, तो क्या होगा? जूल्स इक्वेशन लगेगी। तो क्या होता? आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी। तो टी से टी कैंसिल, और आई है हमारा 15 मल्टी 15 हो जाएगा, मल्टी आर, आर है 8, तो ये हो जाएगा 225 मल्टी 8, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 1800 वाट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। तो ये सबके आंसर आपको एक्सप्लेन करके देने हैं, तो इनका एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे दे देना है। व्हाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। इसका आंसर होगा टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट and appropriate electrical resistivity, allowing it to glow brightly without melting or breaking under high temperature। तो ये ग्लो टंगस्टन इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, इसकी जो एक तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ग्लो होने के लिए कम से कम किसी भी मेटालिक फिलामेंट को कम से कम 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना पड़ता है? हीटेड होना पड़ता है, और ये कैपेसिटी केवल टंगस्टन में होती है, इसलिए टंगस्टन को इस्तेमाल किया जाता है। बी वाला है, वाई आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। तो इसका आंसर होगा कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एलॉयज रेदर देन प्योर मेटल्स बिकॉज एलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर टू द प्योर मेटल, allowing them to produce heat efficiently without melting or deforming under high temperatures। अगला क्वेश्चन है, why is series arrangement not used for domestic circuits। तो इसका आंसर है, a series arrangement is not used in domestic circuits because of one appliance or device stops working or is turned off, it will break the entire circuit। अगर एक भी डिवाइस क्या होगी? ऑफ हो गई, तो सारा सर्किट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, बाकी की डिवाइसेस भी ऑफ हो जाएंगी, इसलिए सीरीज में नहीं लिखाई जाता। एंड ऑल अदर डिवाइसेस विल स्टॉप वर्किंग टू। इन ए सीरीज सर्किट द करंट फ्लोज थ्रू ऑल डिवाइसेस वन आफ्टर द अदर, सो ए फॉल्ट इन वन डिवाइस अफेक्ट्स द होल सिस्टम। इन कंट्रास्ट पैरेलल सर्किट्स आर यूज्ड इन होम्स बिकॉज इफ वन डिवाइस फेल्स द अदर कंटिन्यू टू वर्क। डी वाला है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस मीन्स दैट एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे इंक्रीज होता है, जैसे ये मोटी वायर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, और जो पतली वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। ई पार्ट है, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो कॉपर और एल्यूमिनियम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए? उसका रीजन क्या है?
Copper and aluminum wires are used for electricity transmission because they are good conductors with low resistance, allowing efficient current flow. Copper offers better conductivity, while aluminum is higher and cheaper, making it cost effective or long distance transmission. Both metals are durable and resistant to corrosion. एक रीज़न ये भी होता है कि कॉरोजन नहीं होता दोनों मेटल्स का, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इनकी अवेलेबिलिटी भी जो है अर्थ में पूरी तरह से है, तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।